मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के बेरिया खेड़ा गांव से होकर संबलपुर के लिए एक सड़क गुजरती है। इसी सड़क के किनारे मदन सिंह मीणा के 2 मंजिला मकान में नीचे किराने की दुकान है। इस मकान के भीतरी हिस्से में मदन सिंह मीणा का बेटा राम दिनेश मीणा अपनी पत्नी ज्योतिबाई के साथ रहता था, जबकि खुद मदन सिंह मीणा गांव के भीतर बने अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे। बेहद सर्दी होने के बावजूद हर रोज की तरह 21 जनवरी 2022 को भी सुबह 4 बजे मदन सिंह मीणा सोकर उठ गए थे। नित्य कर्म के बाद वो घर के बाहर ही खेती का काम निपटाने में लगे थे। तभी उनकी बहू ज्योति भागती हुई आई और हांफते हुए बोली, पिताजी अनर्थ हो गया, उनकी हत्या हो गई है। हत्या कैसे, किसने की? मदन ने चौंकते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। ज्योति ने रोते हुए बताया, मैं कुछ नहीं जानती पिताजी, वो दुकान के पीछे वाले कमरे में सो रहे थे, वहीं पर रात में उन्हें किसी ने मार डाला। तुम उस समय कहाँ थी? ससुर मदन मीणा ने पूछा। ज्योति ने बताया, मैं ऊपर वाले कमरे में सो रही थी। सुबह टॉयलेट के लिए जब नीचे आई तो मैंने उन्हें इस हालत में देखा। उसके बाद मैं यहाँ भागते भागते आई हूँ। ज्योति ने एक सांस में सब कुछ बता दिया। मदन मीणा ने झट से खूंटी पर टंगी अपनी कमीज पहनी और अपनी बहू के साथ उसके मकान पर आ गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा बिछावन पर रजाई ओढ़े सो रहा था। ऐसा लगता था कि मानो वो गहरी नींद में हो, लेकिन बिछावन पर काफी खून फैला हुआ था। उन्होंने उसके पैरों को हिलाकर पुकारा, बेटा दिनेश, बेटा दिनेश। फिर पलटकर बहू की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो ज्योति तुरंत ही बोली, पिताजी मैंने भी इसी तरह इन्हें जगाने की कोशिश की थी। तब चेहरे से रजाई हटाकर देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। सिर और चेहरा खून से लथपथ था, लगता है किसी ने सिर पर हमला किया था। बेटे की लाश देखकर मदन मीणा जोर जोर से रोने लगे। फिर रोते हुए बोले, अपना मोबाइल लाओ, पुलिस को सूचना देनी है। मोबाइल नहीं है, तोड़ दिया। ज्योति ने धीरे से जवाब दिया। तोड़ दिया? किसने तोड़ दिया? जल्दी लाओ, मदन मीणा ने पूछा तो ज्योति ने जवाब दिया, मोबाइल पर बात करना इन्हें पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने ही तोड़ दिया था। ज्योति ने ससुर को बताया। अच्छा तुम यहीं पर रहो, मैं पुलिस को खबर करने जाता हूँ, कहकर मदन मीणा सड़क पर आकर थाने के लिए गाड़ी का इंतजार करने लगे। उनका गांव राजगढ़ जिले के सुठालिया थाना क्षेत्र में आता है, जो कि गांव से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर था। वो थाने की तरफ पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। बीच बीच में आने वाली गाड़ियों को भी हाथ देकर रुकने का इशारा करते रहते हैं। थाने पहुंचकर उन्होंने वहां तैनात एक सिपाही को अपने बेटे की हत्या के बारे में बताया। सिपाही ने तुरंत ही सुठालिया के टाउन इंस्पेक्टर राम कुमार रघुवंशी को इसकी सूचना दे दी। हत्या की सूचना पाकर टाउन इंस्पेक्टर अपने साथ एसआई अरुंधति राजावत और 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर घटना स्थल की तरफ निकल पड़े। इसी बीच उन्होंने मामले की सूचना एसडीपीओ किरण अहिरवार और एसपी प्रदीप शर्मा को भी दे दी। जब राम कुमार रघुवंशी घटना स्थल पर पहुंचे तब तक सुबह का उजाला फैल चुका था और गांव वालों को भी घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए घर के बाहर लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। टीआई ने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की, मृतक के पिता मदन सिंह मीणा से भी पूछताछ की। मृतक राम दिनेश मीणा का सर फटा हुआ था, उनका बिस्तर खून से गीला था और आसपास भी काफी खून फैला हुआ था। इसे देखकर अंदाजा लगाया गया कि हत्या गहरी नींद में सोए रहने या फिर बेहोशी की हालत में की गई होगी। इसकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम से ही हो सकती थी। टाउन इंस्पेक्टर ने इसके लिए तुरंत ही फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज की टीम को सूचना देकर मौके पर बुलवा लिया। फिर परिवार वालों से बातें करने लगे। उस वक्त परिवार के 2 बड़े सदस्य ही मौजूद थे। एक तो मृतक की पत्नी ज्योतिबाई और पिता मदन सिंह मीणा। उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई, जिससे पता चला कि राम दिनेश अपने पिता से अलग पत्नी ज्योति और 2 बच्चों के साथ सड़क किनारे के मकान में रहता था। उसने अपने मकान में एक छोटी सी किराने की दुकान भी खोल रखी थी। पति पत्नी दोनों दुकान चलाते थे। दुकान पर रोजाना बैठने का काम ज्योति का ही था, जबकि राम दिनेश दुकान के लिए शहर से सामान लाने का काम संभालता था। दिनेश की मौत के बारे में मदन ने बताया कि उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। सुबह करीब 4:30 बजे उनकी बहू ने उन्हें दिनेश की हत्या के बारे में बताया था। उसके बाद ही उन्होंने बेटे की ये हालत देखी थी। इस संबंध में पुलिस ने ज्योति से पूछताछ की। उससे कई तरह के सवाल पूछे गए। उनमें कुछ पति के साथ चल रहे आपसी संबंध को लेकर थे, जबकि ससुराल से अलग रहने के बारे में भी ज्योति से कई सवाल पूछे गए। पति की किसी से दुश्मनी या लेन देन को लेकर झगड़े के बारे में पूछने पर ज्योति ने सिरे से इनकार कर दिया। ज्योति ने बताया कि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताया कि लेन देन के मामले में पति का हाथ साफ था। उनके ऊपर किसी का कुछ बकाया नहीं था,
किसी के साथ उनकी दुश्मनी भी नहीं थी। ज्योति से बात करते हुए पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली। घटना के बारे में ज्योति ने बताया कि वह छत के ऊपर वाले कमरे में सो रही थी और पति नीचे के कमरे में थे। वह अक्सर वहीं सोते थे, जबकि वह बच्चों को लेकर छत पर कमरे में सोती थी। उस रोज़ भी वह छत के एक कमरे में और दूसरे कमरे में बच्चे सो रहे थे। सुबह 4 बजे जब वह नीचे बाथरूम के लिए आई, तभी उसने सबसे पहले कमरे में फैला हुआ खून देखा था। फिर पति को मृत हालत में देखकर वह घबरा गई थी। इसकी जानकारी देने के लिए वह तुरंत ही गांव में अपने ससुर के यहाँ चली गई थी। पूछताछ के दरमियान बुलाई गई विशेष जांच टीम के अधिकारी नीलेश निजाम द्वारा तमाम तरह के नमूने जुटा लिए गए थे। उसी में उन्हें एक मोबाइल फोन के कुछ टुकड़े घर के पीछे कूड़े से मिले, जबकि एक टुकड़ा कमरे में भी मिला। एक सिम भी मिल गया था। संयोग से वह सही सलामत था। खून के नमूने ले लिए गए थे। सारी कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मोबाइल फ़ोन के टुकड़ों के बारे में ज्योति ने बताया कि वह उसके मोबाइल के ही टुकड़े हैं। मोबाइल टूट जाने पर उसने कूड़े में फेंक दिया था। मोबाइल बड़ी ही बेतरतीबी से टूटा था। वह जानबूझकर तोड़ने जैसा लग रहा था। बैटरी और स्क्रीन पर किसी भारी वस्तु से तोड़े जाने के निशान थे। इसे तुमने तोड़ा? एसडीपीओ किरण अहिरवार ने ज्योति से पूछा। नहीं, ज्योति धीमे से बोली। तो फिर किसने तोड़ा? मेरे पति ने, ज्योति ने बताया। क्यों तोड़ा पति ने मोबाइल? एसडीपीओ ने कड़क आवाज़ में पूछा। मैं हमेशा फ़ोन पर बातें करती रहती थी, इसलिए गुस्से में तोड़ा। किससे बातें करती थी? एसडीपीओ किरण के इस सवाल पर ज्योति कुछ नहीं बोली। तब उन्होंने दोबारा पूछा, बताओ किससे बातें करती थी? ग्राहकों से, ज्योति बोली। कहाँ के ग्राहक थे जिनसे तुम मोबाइल पर बातें करती थी? सभी तो इसी गाँव के होंगे। जी, ज्योति सकपकाई। जी मत करो, सच बताओ, तुम किससे बातें करती थी मोबाइल पर? उन्होंने अब उसे डपटते हुए पूछा। जिसका मोबाइल था उसी से, ज्योति बोली। जिसका मोबाइल था? क्या मतलब है, वह तुम्हारा नहीं था? जी, वह हमारे एक ग्राहक चैन सिंह का मोबाइल था, ज्योति ने सफाई दी। उसका मोबाइल तुम्हारे पास क्यों था? उसने तुम्हें मोबाइल क्यों दिया? उन्होंने फिर शंका भरे सवाल पूछे। यूं कोई मोबाइल रखने को क्यों देगा? कौन है चैन सिंह? उससे तुम्हारा कोई रिश्ता है? किरण ने जब एक साथ कई सवाल पूछे, तब ज्योति के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। एसडीपीओ किरण अहिरवार अब समझ गईं कि ज्योति से ही हत्या का राज मालूम हो सकता है। उन्होंने उससे फिर सवाल किया, तुम मोबाइल पर सिर्फ उसी से बातें करती थी या किसी और से भी बातें होती थी? मैं तुम्हारी एक एक बातचीत की डिटेल निकाल लूंगी, इसलिए सारी बात सच सच बताओ जो तुम छिपा रही हो। राम दिनेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद आगे की पूछताछ के लिए ज्योति और मदन मीणा को थाने आने के लिए कहा गया। पुलिस ने ज्योति को एक दिन का मौका देते हुए हिदायत दी कि वह थाने आकर पति की हत्या के बारे में जो कुछ जानती है बताए। हालांकि इस हत्या की जांच के लिए आईटी रामकुमार रघुवंशी ने मुखबिर लगा दिए थे। मुखबिर ने उस घटना के रोज ही चैन सिंह और ज्योति के संबंधों के बारे में कुछ अहम जानकारी दी। टूटे मोबाइल से बरामद सिम की कॉल डिटेल निकलवाने पर एक ही नंबर पर लंबी बातचीत करने की जानकारी मिल गई। संयोग से दोनों नंबर चैन सिंह के नाम पर थे। पुलिस के लिए ये जानकारियां जांच के लिए अहम थी। ज्योति को थाने बुलाकर उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ की शुरुआत गांव के ही रहने वाले चैन सिंह से की गई। उसके बारे में मुखबिर से मालूम हो चुका था कि चैन सिंह से ज्योति के नज़दीकी संबंध थे। उसके चलते ही पति पत्नी में कई बार विवाद हो चुका था। पुलिस ने जब ज्योति से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उससे मिली जानकारी के आधार पर चैन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया। ज्योति और चैन सिंह द्वारा बताई गई कहानी इस प्रकार सामने आई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छोटे से गांव बेरिया खेड़ी की रहने वाली 30 साल की ज्योति जितनी सुंदर थी उतना ही चंचल उसका स्वभाव भी था। वह जब मदन सिंह मीणा के बेटे राम दिनेश की बीवी बनकर आई तब सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की थी। वह बातें करने में भी माहिर थी। पूरे गांव में उसके बातूनी स्वभाव, मटक मटक कर चलने की अदाएं और सुंदरता की चर्चा होती रहती थी। सुंदर पत्नी पाकर राम दिनेश भी काफी खुश था। समय बीतने के साथ साथ ज्योति 2 बच्चों की मां भी बन गई थी। परिवार बढ़ने के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। ज्योति पति पर अलग से कोई रोजगार या अपना काम करने का दबाव बनाने लगी। उसके कहने पर दिनेश गांव में अलग मकान में रहने लगा। उसी घर में छोटी सी किराने की दुकान भी खोल ली। दुकान छोटी थी मगर जल्दी ही उससे अच्छी आमदनी होने लगी। सुबह से ही दुकान पर ग्राहकों का आना शुरू हो जाता था। दुकान का सामान राम दिनेश ही सुठालिया कस्बे से लाता था। इस दौरान दुकान पर ज्योति बैठती थी। गांव में ज्योति के दीवानों की कमी नहीं थी। उसकी उम्र के युवक एक झलक पाने और 2-4 बातें करने को लालायित रहते थे।
दिनेश की गैर मौजूदगी में ज्योति के चाहने वाले सामान खरीदने के बहाने उसकी दुकान पर ही जमे रहते थे। उन्हीं में एक युवक चैन सिंह भी था जो ज्योति का कुछ ज्यादा ही दीवाना बन चुका था। वह उसे देखे बगैर चैन नहीं पाता था। दिन भर इसी ताक में रहता था कि कब दिनेश बाहर जाए और ज्योति दुकान पर अकेली रहे। जैसे ही ज्योति को दुकान पर अकेला पाता था, चैन सिंह कोई सामान खरीदने के बहाने से आ जाता था। इस बात को ज्योति भी समझने लगी थी कि चैन सिंह जब दुकान पर आता है तो वो उससे कुछ बात करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। हालांकि रोज रोज दुकान पर आने जाने से धीरे धीरे ज्योति और चैन सिंह के बीच इधर उधर की बातें होने लगी थी। धीरे धीरे चैन सिंह सामान लेने के बहाने दुकान पर आकर घंटों बातें करने लगा। जब तक चैन सिंह दुकान पर नहीं आ जाता था तब तक ज्योति के दिल में हलचल होती रहती थी। एक दिन चैन सिंह ने सामान लेने के बहाने ज्योति की उंगली दबा दी। यह देखकर ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, बड़े दिनों बाद हिम्मत की। किस बात की? ज्योति की बात सुनकर चैन सिंह झेंपते हुए बोला, भोले ना बनो, आज उंगली पकड़ी है तो बताते जाओ कलाई कब पकड़ने का इरादा है। ये बात है तो तुम जब कहो। अरे वाह, बड़ी जल्दी हिम्मत आ गई। लेकिन आज नहीं, अब तो सुठालिया से वो लौटने वाले होंगे। चैन सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि ज्योति का उसकी तरफ इतना अधिक झुकाव होगा और वो इतनी आसानी से उसकी दिली तमन्ना महसूस कर लेगी। उस दिन के बाद वो मौके की तलाश में रहने लगा। 4 दिन बाद ही चैन सिंह की इच्छा पूरी होने का समय आ गया। दिनेश सुठालिया गया हुआ था। चैन सिंह ज्योति के पास पहुंच गया। दोपहर का वक्त था। ज्योति ने उसे कमरे में बुला लिया। उस रोज दोनों ने एकांत का फायदा उठाया। प्रेम की भावना में दोनों बहने लगे। चैन सिंह समझ चुका था कि ज्योति उसके प्यार में डूब चुकी है। उसके दिल में वासना की एक चिंगारी सुलगी हुई है। उस चिंगारी को सिर्फ भड़काने की जरूरत है। संयोग से राम दिनेश उस रात सुठालिया में ही ठहर गया। चैन सिंह को उस पूरी रात का मौका मिला। ज्योति ने चैन सिंह को दुकान के पीछे के कमरे में बुला लिया। उस दिन उन्होंने छक्कर काम इच्छाएं पूरी की। ढेर सारी बातें की, दिल खोलकर एक दूसरे के सामने रख दिया। अपनी अपनी इच्छाएं बताईं, कुछ वादे भी किए। एक बार वे वासना के सागर में गोता लगाने के बाद सब कुछ भूल गए। आए दिन दिनेश की गैर मौजूदगी में ज्योति चैन सिंह के साथ यौन संबंध बनाती रही। ज्योति ने कहा कि उनके बीच बातचीत भी होती रहनी चाहिए। चैन सिंह भी चाहता था कि उसे दिनेश के घर में रहने और बाहर जाने की सूचना मिलती रहे, लेकिन समस्या थी कैसे। इसका समाधान अगले दिन चैन सिंह ने ही निकाला और उसे एक नया मोबाइल फ़ोन ला कर दे दिया। अब ज्योति के लिए चैन सिंह से बातें करना आसान हो गया था। जब दिनेश नहीं होता था तब वह चैन सिंह को बुला लेती थी। वो मोबाइल को कुछ दिनों तक पति से छिपाए रही। एक दिन ज्योति को मोबाइल से बात करते हुए पति ने देख लिया। उसके बारे में जब उसने पूछा तब ज्योति ने बताया कि एक परदेसी ग्राहक दुकान पर छोड़ गया था। राम दिनेश ने पत्नी की बातों पर भरोसा कर लिया। मोबाइल आ जाने से ज्योति घंटों फ़ोन पर चैन सिंह से इश्क लड़ाने लगी। जब दिनेश दुकान पर होता तब ज्योति छत के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी प्रेमी संग बातें करती रहती। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने चैन सिंह को दिनेश की गैर मौजूदगी में उसके घर के अंदर आते जाते देख लिया। इस तरह ये खबर दिनेश को भी मिल गई। दिनेश ने ज्योति से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उल्टे कहने वालों पर ही आरोप लगा दिया कि वे सभी दुकान की तरक्की से जलते हैं। हालांकि दिनेश को ज्योति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। पूरे दिन फ़ोन पर चिपके रहने पर नाराज़गी जताई। ज्योति भी दिनेश की नाराज़गी का मतलब समझ गई थी और सतर्क रहने लगी, जबकि गांव वाले उसके और चैन सिंह के रिश्ते पर नज़र रखने लगे। उसके बाद से उसने चैन सिंह को रात में कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। दिनेश जब नीचे कमरे में सो जाता था तब ज्योति आधी रात को अपने कमरे में प्रेमी को छत पर बुला लेती थी। 18 जनवरी 2022 को राम दिनेश ने ज्योति को काफ़ी समय से मोबाइल पर बात करते देखा। वह उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। ज्योति अपने प्रेमी चैन सिंह के साथ बातें करने में मशगूल थी, हंस हंस कर बातें कर रही थी। राम दिनेश गुस्से में बोला, हरामजादी, अपने यार से हंस हंस कर बातें करती है और मेरे सामने सती सावित्री बनती है। जिस्म में इतनी ही आग लगी है तो कोठे पर क्यों नहीं बैठ जाती? 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती? ज्योति बार बार कह रही थी कि अब वह उससे बातें नहीं करेगी, लेकिन राम दिनेश तो गुस्से में उबल रहा था। उसने आओ देखा न ताओ, उसके हाथ से मोबाइल छीनकर उसके सामने ही मोबाइल को एक पत्थर से तोड़ डाला। उसके बाद ज्योति चैन सिंह से बात नहीं कर पाई। चैन सिंह भी रायगढ़ गया हुआ था। वह 21 जनवरी को लौटा। सीधा ज्योति से मिलने दुकान पर गया।
ज्योति ने संक्षेप में मोबाइल तोड़े जाने की बात बताई। इस पर चैन सिंह ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि लगता है राम दिनेश को सबक सिखाना पड़ेगा। चैन सिंह को गुस्से में देखकर ज्योति ने उसे रात में आने को कहा। उस वक्त चैन सिंह चला गया, लेकिन रात को 11 बजे के करीब वह ज्योति के पास पहुंच गया। उस समय राम दिनेश नीचे के कमरे में सो रहा था। ज्योति ने प्रेमी चैन सिंह से पति द्वारा ताने मारने की सारी बातें बताईं। उसने ये भी कहा कि पति को उसके संबंध पर शक हो चुका है, इसलिए उसने फोन तोड़ दिया। गांव वाले भी उसे शक की निगाह से देखते हैं। ज्योति की बातें सुनकर चैन सिंह ने राम दिनेश की हत्या की योजना बना ली। इसमें ज्योति को भी शामिल कर लिया। पहले उन्होंने अपने शरीर की आग को शांत किया। उसके बाद चैन सिंह सीधे राम दिनेश के कमरे में गया। वहीं पर एक डंडा पड़ा था। दिनेश खाट पर बेसुध सो रहा था। चैन सिंह ने डंडा उठाया और उसके सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ 4-5 वार कर दिए। थोड़ी देर छटपटाने के बाद ही उसकी मौत हो गई। फटे सिर से काफी खून निकला था। यह सब ज्योति के सामने हुआ। जब चैन सिंह और ज्योति राम दिनेश की मौत से आश्वस्त हो गए, तब उन्होंने जमीन पर फैले खून को साफ किया और डंडे को भी छत पर ले जाकर धो दिया। छत पर दोनों ने अपने खून सने कपड़े भी बदले। उसके बाद दिनेश के मरने की खुशी में एक बार फिर शारीरिक संबंध बनाए। जब चैन सिंह गया तब डंडा भी साथ लेता गया। जाते समय उसने राम दिनेश की लाश रजाई से ढक दी। तब तक सुबह के 3:30 बजने वाले थे। ज्योति सुबह होने का इंतजार कर रही थी। फिर उसने 1 घंटे बाद ससुर के पास जाकर झूठी कहानी सुनाई। ज्योति बाई और चैन सिंह के द्वारा अपराध कबूल किए जाने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने की पुष्टि हो चुकी थी। अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दे दिए। दोस्तों, आपको ये क्राइम कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।